जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार पटना बिहार से। पुनः हम लोग संविधान की पृष्ठभूमि की चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में हम लोग चर्चा करते करते 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम तक पहुंच चुके हैं। 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम तक हम लोग पहुंच चुके हैं। इसके पीछे क्लास आप लोग देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि बीच से अगर देखिए क्लासेस तो समझ में आएगी नहीं। तो आइए पुनः चर्चा करते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम में अंग्रेजों द्वारा कौन कौन से नए अधिनियम शामिल किए गए, कौन कौन से नियम लागू किए गए, क्या वो हमारे हित में थे या हमारे अहित में थे। तो इसमें पहली विशेषता यह है, इसके तहत कंपनी का जो शासन था वो आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया। यानी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ, कुछ समाप्त हुआ। यानी जो पहले एक अधिकार प्राप्त हुआ था कंपनी को शासन करने का 20 वर्षों का, इसमें संशोधन किया गया कि नहीं भाई 20 वर्षों तक लंबा शासन आपको हमें नहीं देंगे। मतलब व्यापार करने का शासन तो करता ही रहा, शासन तो चला, व्यापार का जो था वो आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया। और चाय पर सिर्फ चाय पर एक अधिकार उसको रह गया, चाय पर कि चाय यहां से खरीद कर बेचेगा, ले जाएगा। यानी चाय पर एक अधिकार प्राप्त था अंग्रेज को कि चाय पर सिर्फ और सिर्फ हम ही व्यापार कर सकते हैं, बाकी अदर चीजों को आप किसी और के माध्यम से करवाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले भी आप लोगों ने पढ़ा था लेवेंट्स नाम की कंपनी, जो कि अस्थल मार्ग से व्यापार करती थी। वो भी इंग्लैंड की थी, ऐसा नहीं था लेवेंट दूसरा जगह की थी। लेवेंट्स भी इंग्लैंड की कंपनी थी, लेकिन उसको अस्थल मार्ग से बेचने का अधिकार था और जल मार्ग से था ब्रिटिश इंडिया कंपनी को। वैसे ही ब्रिटिश इंडिया कंपनी का अधिकार जो है वो आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया और चाय पर एक अधिकार मिल गया कि अब चाय बेच सकते हैं, चाय और कोई नहीं बेचेगा। कुछ समय बाद फिर से उसमें संशोधन हुआ और संशोधन के बाद मतलब उसमें कहा गया कि आप विदेश से कोई भी व्यक्ति अब आके कोई भी देश आकर भारत से व्यापार कर सकता है। यानी विदेशी व्यापार नीति का अवलंबन किया गया। यानी विश्व का कोई भी देश भारत में आएगा और व्यापार यहाँ से कर सकता है, सामान को खरीद कर बेच सकता है। तो ये अधिकार प्राप्त हुआ था 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम से। 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम से ही ये अधिकार प्राप्त हुआ कि विदेश से कोई भी देश आकर व्यापार भारत में कर सकता है। व्यापार की खुला नीति का अवलंबन किया गया। इसके अलावे इसमें एक और अच्छी चीजें हुई थी। अच्छी चीजें क्या हुई थी? इस एक्ट के तहत एक नियम बना कि प्रति वर्ष 1 लाख रुपया भारतीय लोगों को शिक्षित करने के लिए शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। जो भारतीय लोग से कर वसूलते हैं, जो सामान को बजाय अच्छे रेट दिए हुए हम खरीद लेते हैं या जबरन वसूल लेते हैं, जो भी चीज है उसका जो रकम होता है 1 लाख रुपया प्रत्येक साल हम भारतीयों को शिक्षित करने पर खर्च करेंगे, शिक्षा पर खर्च करेंगे। ये अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये अधिनियम आपका लागू हुआ 1813 के अधिनियम से, याद रखिएगा। 1813 के अधिनियम में ही भारत को 1 लाख रुपया प्रति वर्ष दिया जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के योगदान के लिए। एक और चीज है इसके तहत महत्वपूर्ण हुई, ईसाई लोगों को भारत में अपना धर्म प्रचार प्रसार करने का अधिकार मिला। यानी ईसाई धर्म से आप बिलोंग करते हैं तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार भारत के अंदर आप कर सकते हैं। पहले मनाही थी, पहले अधिकार नहीं था कि आप अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन बाद में 1813 के अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त हो गया कि आप यहाँ पे अपना व्यापार ये धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य था 1813 के अधिनियम में। अब आगे देखते हैं हम लोग 1833 के चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी? समय समय पर अंग्रेजों ने संशोधन किया, उसी को चार्टर एक्ट कह दिया गया, उसी को चार्टर एक्ट अधिनियम कह दिया गया। अधिनियम मतलब नियम उसमें का लागू किया गया। इसके तहत कह रहा है कंपनी का व्यापार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। यानी 1833 में कंपनी का जो एक अधिकार था, चाय पर भी अधिकार था, वो भी समाप्त हो गया। यानी करने का मन है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। दूसरा देश भी व्यापार कर सकता है, दूसरी कंपनियां भी व्यापार कर सकती है। यानी 1833 के एक्ट के तहत कंपनी का जो व्यापार का अधिकार था वो पूर्ण रूप से एक अधिकार समाप्त हो गया। और इसी एक्ट के तहत भारत पर पूर्णतः प्रशासनिक कंपनी बना दिया गया। यानी प्रशासन और शासन करने के लिए अंग्रेज की ही कंपनी काम करेगी, ऐसा उस समय नियम बना दिया गया। 1833 के अधिनियम में ही यह नियम बना कि भारत का जो शासन प्रशासन है उसका संचालन ब्रिटिश इंडिया कंपनी करेगी, यानी ब्रिटिश लोग करेंगे, भारत का कोई अपना शासन प्रशासन नहीं होगा। इस एक्ट के तहत रंग, धर्म, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किसी को आप गोरा, काला, जाति और धर्म के नाम पे कहा जाए तो उसे प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। अंग्रेज लोग पहले कहते थे ना गोरा, अपने आप को हम लोग को काला, ब्लैक मैन, गांधी जी को पटक दिया था सब वहां पे।
है ना। वो बेचारे फर्स्ट एसी में जा रहे थे, उठा कर ले जाकर थर्ड एसी में जाकर उनको रख दिया, बोला कि अब तुम काला है, तुम नहीं जा सकता है भाई। दक्षिण अफ्रीका में गोरा और काला लेके काफ़ी प्रताड़नाएं होती थी भारतीय लोगों के साथ। तो गांधी जी ने वहाँ पे आंदोलन किया, और प्रथम अगर आंदोलन गांधी जी की देखी जाए जिंदगी का, तो सबसे पहला आंदोलन रंग विरोधी आंदोलन हुआ था, जो कि दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था। गांधी जी को घुमाएंगे तो विशेष चर्चा करेंगे, है ना। उनसे काफ़ी मेरा जुड़ाव भी रहा है गांधी जी से, तो भाई उनके साथ जो भी घटनाएं घटी वो तमाम चीज़ें आपको हम रूबरू करेंगे, है ना। तो जाति धर्म के भेद के आधार पे प्रतिबंध लगा दिया गया, कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसके अलावे जो भी कंपनी के सेवा करना चाहते हैं भारतीय लोग, उनका चयन किया जाएगा, उनको नौकरी पे रखा जाएगा उनकी योग्यता के आधार पर। आप में जो योग्यता है उस योग्यता के आधार पे आपको कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा, कंपनी शासन व्यवस्था में। यानी अलग पद सैनिक का, सफाई कर्मी है, जो भी चीज़ें हो जैसे आप पढ़े लिखे उसके अकॉर्डिंग। इसी के तहत कह रहा है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। आप लोग पढ़े होंगे पहले क्लास में, संविधान के बताए थे हम, पहले क्लास में नहीं देखें तो प्ले लिस्ट को जाकर चेक कीजिए, उसमें पहले क्लास में ही आपको मैंने बताया था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था 1833 के एक्ट के, चार्टर एक्ट के तहत। और इसके तहत बनने वाले पहले जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो कि पहले बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे, अब पूरे भारत के गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिंग। हाँ, तो याद रखिएगा ये चीजें। इसी के तहत 1834 ईस्वी में मैकाले आयोग का, मैकाले लॉर्ड मैकाले के तहत एक मैकाले आयोग का गठन किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में काफी मैकाले का योगदान रहा है, मैकाले का योगदान काफी शिक्षा के क्षेत्र में रहा है। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर भारत में ब्रिटिश शासन व्यवस्था में अगर शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है तो मैकाले का रहा है। 1833 ईस्वी में मैकाले नाम का एक आयोग का गठन किया गया मैकाले के द्वारा ही। और 1835 में, सॉरी 33 बोल दिए, 34 है जी, 1834 में मैकाले आयोग का गठन किया गया। और 35 में भारत में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बना दिया गया, यानी अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ना है वो माध्यम बना दिया गया, इंग्लिश मीडियम सीबीएसई वाला, है ना, इंग्लिश मीडियम बना दिया गया, मैकाले के द्वारा किया गया, मैकाले के द्वारा किया गया। ये प्रमुख तथ्य था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। अब हमारे सामने 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। आइए जानते हैं 1853 के चार्टर एक्ट में क्या क्या संशोधन किए गए, कौन कौन सी विशेषताएं थी जो काफी महत्वपूर्ण हुई। इसके तहत सिविल सेवकों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा कर, पहले अंग्रेज भेजता था किसी को भी, इंग्लैंड से भेज दिया, जाओ तो भाई तू आईजी है, तू डीआईजी है, तू गवर्नर जनरल है, तू ये है, तू है, फलना ढेकना बना के भेज दिया वहां से। लेकिन अब वैसे नहीं होगा। 1853 एक्ट के तहत कहा गया कि सिविल सेवाओं का एग्जाम होगा, यानी जो भी ऑफिसर ग्रेड का बनना चाहते हैं तो उनके लिए उनको प्रतियोगी परीक्षा देना पड़ेगा। देखते हैं ना, आज भी कंपटीशन होता है। आप सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, बीपीएससी यूपीएससी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए एग्जामिनेशन होता है, पीटी होता है, मेंस होता है, ये इंटरव्यू होता है, मेडिकल होता है, उसके बाद जाके आपको अंतिम मेरिट का बनता है और आपकी चयन अंतिम रूप से होती है। तो सिविल सेवाओं का कहा गया कि सिविल सेवक बनना है तो नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगा 1853 के अधिनियम के तहत। और इसके तहत विधान परिषद का गठन भी किया गया, उसकी चर्चा भी की गई। और इसी के तहत कहा गया कि ब्रिटेन की जो महारानी है उनकी इच्छा जब तक रहेगी तब तक भारत पर कंपनी का शासन चलेगा। यानी ब्रिटेन के महारानी पर इच्छा पर निर्भर करता है, ब्रिटेन का महारानी हो या वहाँ का राजा हो, वो जब तक चाहेगा जब तक भारत पर शासन करेगा। आगे चल के आप पढ़िएगा कि 1946 ईस्वी में जब वहाँ पे लेबर पार्टी की सरकार बनी थी और वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे क्लाइमेट एटली बने थे, उन्होंने ये इच्छा जाहिर किया था कि जाइए भारत वाले को कहिए कि अपना नियम कानून बनावे, हम उसको मुक्त कर देंगे। उसी के तहत कैबिनेट मिशन योजना आई थी जिसमें क्रिप्स लोआरेस और एलेक्जेंडर आए थे, जिन्होंने भारतीय शासन भारत में शासन सिस्टम को बनाने के लिए काफ़ी, संविधान को बनाने में काफ़ी सहयोग किया और संविधान बना और अंत में 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई थी। तो यहाँ पे ब्रिटेन के महारानी जब तक चाहेंगी जब तक भारत का शासन करेंगी, और जब नहीं चाहेंगी तो फिर भारत को मुक्त कर दिया जाएगा, या जो राजा होंगे वो जब नहीं चाहेंगे तो। सिविल सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक मानता है कर्नवालिस को। लॉर्ड कर्नवालिस हैं जो सिविल सेवा के जनक मानते हैं, यानी सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षाओं को भारत में शुरुआत करने का श्रेय लॉर्ड कर्नवालिस को जाता है। उसमें गवर्नर जनरल कौन थे? कर्नवालिस थे, याद रखिएगा, कर्नवालिस थे जो सिविल सेवा का जनक जिन्हें माना जाता है। और विश्व में सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षाओं को शुरू करने वाला देश चाइना है। चाइना सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षाओं को शुरुआत किया था, चाइना, याद रखिएगा। 1857 का सिपाही विद्रोह जो है एक पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, है ना, पहला स्वतंत्रता संग्राम या पहला सिपाही विद्रोह कहते हैं 1857, जिसमें मंगल पांडे के बारे में चर्चा है, वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के शासन काल में हुई थी। नेक्स्ट क्लास में हम आपको 1857 के बारे में विस्तृत चर्चा देंगे और बताएंगे किस तरीके से भारत में स्वतंत्रता का पृष्ठभूमि तैयार हुआ और भारतीय लोग एकजुट होना शुरू कर गए और अंग्रेजों के प्रति विरोध की भावना उत्पन्न होने लगी थी। ब्रिजारोपण अगर देश में आजादी की हुई तो 1857 के विद्रोह से ही हुआ और इसी समय ब्रिटिश इंडिया कंपनी का शासन भी समाप्त हो गया, उसको अयोग्य घोषित कर दिया गया। इतना बड़ा जब कांड हो गया देश में तो क्या कर रहा था ब्रिटिश इंडिया कंपनी,
तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। तो नई शासन कंपनी स्थापित हुई थी जो महारानी एलिजाबेथ के शासनकाल से शुरू हुई थी, और वो उसमें वायसराय की नियुक्ति होती थी। तो चलिए अगले क्लास में पुनः पढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे, समझेंगे, परखेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई तरीके से नए दास्तान को लेके। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।